नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा की तरह खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, धूमधाम से। मतलब मैं ये शब्द बोलता हूँ धूमधाम से, कई बच्चे कमेंट में लिखते हैं, मुझे पता लगा तो मुझे लगा मैं शुरुआत में ये शब्द बोल दूँ ताकि आपको और अच्छा लगे। आज का जो वीडियो है उसका संबंध किसी खास टॉपिक से नहीं है, ना संविधान से ना एथिक्स से। आज जो वीडियो है उसका पर्पज़ ये है कि जो प्रीलिम्स अक्टूबर में होने वाला, तो मतलब 4 अक्टूबर को, और उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम्स देखें तो वो भी 11 अक्टूबर को अनाउंस किया उन्होंने। तो इनको लेकर, विशेष रूप से आईएएस के प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स बच्चों को हैं, और उन्होंने हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर, ईमेल पर इतने सारे सवाल भेजे कि हमारी जो सोशल मीडिया टीम है जो उन प्रश्नों के जवाब देती है वो लगातार परेशान है। और उसने मुझे कई सवाल भेजे कि एक बार आप इन प्रश्नों का जवाब बच्चों को दे देंगे तो उनकी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी। तो आज की क्लास का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके प्रीलिम्स 2020 को लेकर जो कुछ सवाल हैं उन सवालों का जवाब मैं आपको दे सकूं। और सवाल कौन कौन से हैं, जैसे बड़ा ताज्जुब का प्रश्न है कि लगभग आधे बच्चों ने तो ये सवाल पूछा कि प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा भी या नहीं होगा। उनको कहीं से खुफिया सूचना मिली है, शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे पता लगा कि 75% चांस नहीं होने का है, 25% होने का है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये खुफिया जानकारी कहाँ से मिली आपको, आईएसआई से मिली, कहाँ से, रॉ से मिली, कहाँ से मिली? तो कह रहे नहीं सर, ऐसी बात सुनने में आ रही है, अफवाहें फैली हुई हैं। और फिर वो सीधे पूछते हैं कि सर अक्टूबर में नहीं होगा तो फिर कब होगा, इस साल होगा भी या नहीं होगा? फिर कुछ लोग पूछते हैं अगर होगा तो एग्ज़ाम दें या ना दें, इस साल देना ठीक रहेगा या नहीं? मतलब कंपटीशन ऐसा तो नहीं कि इस साल ज़्यादा टफ होने वाला है। कुछ बच्चों ने पूछा कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहें या मेंस के लिए भी पढ़ें। कुछ ने पूछा कि प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ें, इतना पढ़ा लेकिन जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं होती है। पढ़ाई ठीक से कर ली है लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट में, वहाँ सॉल्व नहीं होता है, गलती हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 4 ऑप्शन से उनमें से एक ऑप्शन नहीं आता, वहीं प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। इसका कैसे करें, रिविज़न कैसे करें, सीसेट पर ध्यान दें या ना दें, बुक्स इस समय पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़े तो कौन सी पढ़ें, करंट अफेयर्स कब तक के पढ़ें, किस सोर्स से पढ़ें। और एक दो बच्चों ने ये भी पूछा कि आईएएस भी देना है, यूपी भी देना है, इन दोनों को साथ में मैनेज कैसे करें, इनको एक साथ लेके चलना संभव है या किसी एक एग्ज़ाम को भी छोड़ दें। ये सब कुछ सवाल बच्चों के थे। और मुझे लगा कि पढ़ाना तो ठीक है, मैं हफ्ते में एक वीडियो अक्सर बनाता ही हूँ, तो वो तो बना दूंगा, अभी नहीं तो 2-4 दिन के बाद बना दूंगा, लेकिन पहले ये सवाल मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी ने 7 जुलाई से एक वो सिस्टम जो निकाला है, सेंटर चेंज करने की जो परमिशन दी है, उसे लेकर ही बच्चे दुविधा में कि सेंटर चेंज करें ना करें। कुल मिला के प्रीलिम्स 2020 को लेकर जो 10-15 सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तैर रहे हैं, आप भी शायद उन बच्चों में शामिल होंगे। तो आज के जो सेशन है, ये जो सेशन है, उसका उद्देश्य केवल उन डाउट्स को दूर करना है। तो एक एक करके जो मैंने 8-10 डाउट्स बताए लेते हैं, उन्हें समाप्त करते हुए चलते हैं। जो पहला डाउट आपका है, अगर मैं लिख दूं प्रीलिम्स 2020, इसको लेकर जो डाउट्स आपके हैं, जो डाउट नंबर 1 है वो ये कि अक्टूबर में जो प्रीलिम्स होने की बात कही जा रही है वो होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं, मैं ऐसे ही लिखता हूँ एकदम सामान्य भाषा में। मेरी धारणा ये है कि भाषा जितनी आसान रहे उतना बढ़िया। ज़बरदस्ती चीज़ों को मुश्किल बनाना अच्छी बात नहीं होती, चीज़ों को आसान ही रखना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स 4 अक्टूबर 2020 को होगा या नहीं, इसका उत्तर दरअसल अभी तक किसी के पास भी नहीं है, किसी को भी नहीं पता है। मोदी जी को भी नहीं पता इस समय, तो अमित शाह जी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। सब संभावनाओं की बात है, कोशिशों की बात है, और कोशिश सरकार कर रही है। मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि होने की संभावना कितनी है और किन वजहों से संभावना है, किन वजहों से संभावना नहीं है। तो पहले मैं ये समझता हूँ कि क्यों इस बात की संभावना है कि प्रीलिम्स हो जाएगा 4 अक्टूबर 2020 को। संभावना है, किन वजहों से संभावना इस बात की बनती है। हम कुछ ऐसे फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे तो बात शायद थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाएगी। जैसे एक संभावना तो इस बात से बनती है, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि जो आईएएस के इंटरव्यूज़ हैं 2019 वाले एग्ज़ाम के,
वो इंटरव्यूज़ यूपीएससी ने, जो बचे हुए इंटरव्यूज़ थे, करीब 623 बच्चे हैं, यूपीएससी ने उनके इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए हैं, मतलब शुरू करने की घोषणा कर दी है, और वो इंटरव्यूज़ बहुत जल्दी जुलाई के अंत में शुरू हो रहे हैं। तो यूपीएससी सीरियस तो है ही, उसने इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इससे पता लगता है कि अब यूपीएससी ने ठान लिया है कि हम तो अपनी परीक्षा लेके मानेंगे। इसी को देखते हुए दूसरी बात यह है कि जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने भी जो नए पैटर्न का पहला मेंस लिया था, उसका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कर दिया है, और वो इंटरव्यू प्रोसेस भी जुलाई में ही शुरू हो रहा है। इससे पता लगता है कि सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि पीसीएस भी काफ़ी सीरियस हो गया है। अगर मैं ऐसी एक तीसरी सूचना आपको और दूँ तो तीसरी सूचना ये है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने तो अपनी मेंस की परीक्षा अनाउंस कर दी है, और मेंस की परीक्षा पहले तो जुलाई में अनाउंस कर दी थी, और अब उसको इसलिए थोड़ा सा लेट किया, अगस्त की शुरुआत में कर दिया, क्योंकि उस समय यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ हैं, इन इंटरव्यू के साथ क्लैश हो रहा था। तो कुछ बच्चे जो बीपीएससी का मेंस देने वाले थे और आईएएस का इंटरव्यू भी देने वाले थे, उनकी डिमांड पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्ज़ाम को थोड़ा सा लेट करके अगस्त की शुरुआत में कर दिया। एक ये भी ट्रेंड है। फिर चौथी घटना, अगर आपने ध्यान दिया हो, हाल ही में अभी कल ही मैंने अखबार में पढ़ा, जो एक नई खबर थी वो ये थी कि जो एग्ज़ाम होता है जेईई का, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एक एग्ज़ाम होता है नीट का, जो एग्ज़ाम मेडिकल एंट्रेंस का है, और जेईई आपको पता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम है। ये दोनों एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाले थे, भारत सरकार ने बहुत दबाव में उनको लेट किया, लेकिन लेट करके भी कब कर दिया, सितंबर। और सितंबर 2020 में जब किया तो उसके पीछे कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि एग्ज़ाम तो करवाना ही है, कितना लेट कर सकते हैं। तो ऐसा टाइम जो बहुत लेट भी ना हो और कोरोना की स्थिति को देखते हुए निकटतम संभव हो, तो उस कमेटी ने सितंबर सुझाया। और यदि सितंबर में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं तो अक्टूबर में यूपीएससी का प्रीलिम्स भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मुझे भी कई लोगों ने ये बात कही है। फिर अगर इसी में एक फैक्टर और देख लें तो पांचवी बात जो मेरे पास अभी हाल ही में आई है वो ये है कि यूजीसी ने एक कमेटी बनाई थी अपनी कि जो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम्स हों या ना हों। तो यूजीसी की कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पर आज ही मेरे ख्याल से या कल मेरे ख्याल से एक बात कही गई है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेकर जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है, उसने ये कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो डिग्रीज़ हैं उनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, बाकी वर्षों के बच्चों को तो प्रमोट कर देंगे, पर यूजीसी का कहना है कि एग्ज़ाम जो शिक्षा व्यवस्था है उसके क्रीडेंशियल्स को बनाए रखने के लिए, उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए कम से कम फाइनल डिग्री जब देंगे किसी को तो उसके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, और इसलिए एग्ज़ाम होगा। और वो एग्ज़ाम कब रखा है, वो एग्ज़ाम भी रखा है सितंबर 2020 के अंत में। इसका मतलब सरकार के पास ऐसे इनपुट्स हैं कि सितंबर के अंत तक आते आते स्थितियाँ ऐसी होंगी कि हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर पाएंगे, और इस वजह से सरकार ने ऐसे फैसले शायद किए होंगे। तो हम भी मान लेते हैं सरकार सोच रही तो ठीक ही सोच रही होगी। एक फैक्टर यूपीएससी का देखिए, यूपीएससी इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है, इसीलिए उसने इस बात को समझा कि जो बहुत सारे बच्चे अपने अपने एजुकेशन सिटीज़ को छोड़ के अपने घर चले गए हैं कोविड-19 की वजह से, अगर उनको एग्ज़ाम देना होगा, अब तो वो उस जगह है नहीं, फॉर्म भरते समय तो उन्होंने सोचा था कि वो उसी शहर में रहेंगे, लेकिन इस बीच में अपने घर चले गए और घर से निकलना संभव है नहीं अब। तो यूपीएससी ने भी, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ यूपीएससी के इतिहास में, कि प्रीलिम्स और मेंस का सेंटर बदलने के लिए स्पेशल डेट्स निकाली हैं। अभी 7 तारीख जो 7 जुलाई है, 7 से 13, और उसके बाद शायद 20 से 24 जुलाई की डेट्स निकाली है, आपके पास सूचना आई गई होगी। इन डेट्स में उपलब्धता के आधार पर बच्चे अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने घर चले गए हैं तो घर के आसपास से सेंटर ले लें। और इसका मतलब है कि यूपीएससी बहुत डिटर्मिन्ड है, उसने बहुत तय कर लिया है कि हम तो एग्ज़ाम लेके रहेंगे, और इन सब बातों को देखकर लगता है कि एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ये एक संभावना है जो बता रही है कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन
जितनी प्रबल संभावनाएं एग्जाम होने की हैं 4 अक्टूबर को, लगभग उतनी ही प्रबल संभावनाएं इस बात की भी हैं कि एग्जाम शायद ना हो पाए। तो अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं, एग्जाम नहीं होने की क्या संभावनाएं हैं या एग्जाम नहीं होगा, इसके पक्ष क्या क्या हो सकते हैं, इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं, हमें वो भी देखना चाहिए। तो नहीं होगा का मतलब 4 अक्टूबर को नहीं होगा, ऐसा मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं होगा। तो 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम यूपीएससी ने रखा है वो एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को नहीं हो पाएगा। इसकी संभावना जिन वजहों से बन रही है वो वजहें कौन कौन सी हैं, एक बार जल्दी से उनको भी देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ नहीं होगा, इसकी संभावनाएं या इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, एक बार जल्दी से उसको भी समझते हैं और फिर चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। देखिए, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ, ना मैं ऐसा होना चाहता हूँ, ना मैं भारत सरकार हूँ, इसलिए मैं निश्चित सूचना आपको दे नहीं सकता हूँ। किसी को भी नहीं पता है, भारत सरकार को भी नहीं पता है, वो कोशिश कर रही है, कोशिश करना उसका धर्म है, उसका फ़र्ज है। हम तो सिर्फ ये एनालाइज कर सकते हैं कि सिचुएशंस से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, क्या कल्पना की जा सकती है, क्या सोचा जा सकता है। जो संभावनाएं कह रही है कि नहीं हो पाएगा, उसकी एक वजह तो कोविड-19 ही है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी अकेली वजह कोविड-19 ही है, कोई और वजह तो है भी नहीं, लेकिन उसकी वजह से मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक तो उसका हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है वो हो सकता है, और एक पक्ष इसका हो सकता है कि कुछ जो अन्य कारण हैं, एक पॉलिटिकल रीजंस इसके हो सकते हैं। आपको अजीब सा लगेगा कि इससे पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई, पर पॉलिटिक्स तो आपको पता है कि दुनिया के हर जगह आ जाती है। और तीसरा हम देखते हैं जो अन्य फैक्टर्स इस संबंध में सोचे जा सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स को हम ध्यान रख के अपनी बात कर सकते हैं, और देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। पहले देखते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अभी की जो स्थिति है, कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा, ये बात भी सुनने में आ रही है। कुछ बड़ी सुंदर खबरें सुनने में आ रही हैं, जैसे परसों मैंने एक खबर सुनी, आज बल्कि फ़ोटो भी देखे, बड़ी खुशी भी हुई। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 106 साल है, वो 4 साल का था जब 1918 में 6 साल का रहा होगा, हाँ 4 साल का रहा होगा, जब 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय वो 4 साल का था, बच गया था उससे। अब 106 साल की उम्र में पहुंचा है, तो अब आ गया कोरोना, उसको कोरोना हो भी गया, उसके बाद भी वो बच गया। हम सुन रहे थे कि 65-70 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र के लोग अगर कोरोना के शिकार होते हैं तो उनका बचना मुश्किल है। ऐसा हम देख भी रहे थे, बहुत केसेस में देखा भी। लेकिन कितनी सुंदर खबर है कि 106 साल का व्यक्ति बच गया है। मैंने एक वीडियो में हाल ही में बताया था कि एक बच्चा 30 दिन के आसपास का बच्चा था, वो ही बच गया था उससे। अच्छी खबरें हैं, जिससे लगता है कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, पर बुरी खबरें भी हैं। एक बुरी खबर ये सुनी कि एक डॉक्टर जो 26 साल का था, 2 दिन पहले उसकी मृत्यु हुई। 2 बार उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि वो बार बार कह रहा था कि मुझे कोरोना का संक्रमण है, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी बार बार। और अंत में जब तक पता लगता कि कोरोना है, उससे पहले उसकी स्थितियाँ बिगड़ी और उस बेचारे की मौत हो गई। सिर्फ 26 साल का, वो भी डॉक्टर। और यदि कोई डॉक्टर है तो आप ये मान सकते हैं कि उसके पास कम से कम वो सुविधाएं तो होंगी ही, वो स्थितियां तो होंगी ही कि उसको ठीक से इलाज मिल जाए, लेकिन उसकी मौत भी हो गई। अभी 3 दिन पहले मैंने देखा, पता चला मुझे 3-4 दिन पहले कि बिहार में एक युवक ने शादी की धूमधाम से, मूर्खता की बेसिकली, लेकिन शादी की, उसमें 400 लोगों को बुला लिया। उसको खुद संक्रमण हो गया था, हल्के हल्के सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। पर कई जांबाज लोग होते हैं, वीर साहसी लोग होते हैं, इन सब शब्दों का समानार्थक एक सेंस में यहाँ पर है, मूर्ख लोग होते हैं। उनको लगता है अरे छोटा सा वायरस मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अरे वायरस से क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात करते हुए मिलेंगे। मैं ऐसे कुछ मूर्खों को जानता हूँ अपने आसपास भी, जिनसे फ़ोन पे बात होती है, बोलते हैं अरे वायरस से कुछ नहीं होता, ये तो सरकार के चौंचले हैं, दवाई की कंपनियों के चौंचले हैं, इन सबसे कुछ नहीं होता है। उस व्यक्ति ने विवाह किया, 400 लोगों को बुलाया, और विवाह के 2 दिन बाद कोरोना से मर गया। और उस पार्टी में जो लोग थे उनमें से 100 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। शादी में 400 लोग आए थे, उसकी मैयत में, उसके जनाजे में केवल 200 लोग गए। और ऐसे केसेस
डराते हैं कि इसका मतलब चीज़ें उतनी आसान भी नहीं हैं जितना हम कई बार समझ लेते हैं। ICMR की एक रिपोर्ट ऐसी आ गई थी कुछ दिन पहले जिसमें लिखा था कि कोरोना जो है नवंबर में उसकी पीक भारत में आने वाली है। हालांकि उसके एक आध दिन के बाद ICMR ने, भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि ये ऐसी फाइंडिंग नहीं है कि अंतिम हो। ये बहुत सारे ग्रुप्स काम करते हैं, उनमें से किसी एक ग्रुप की एक छोटी सी फाइंडिंग है। इस फाइंडिंग को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन खतरा तो है। और यदि ये संक्रमण बढ़ता है, जैसा खतरा दिखता है कहीं कहीं, WHO ने ये कह ही दिया है कि कोरोना बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, हमें इसके साथ रहना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बीच में एक बात चलने लगी थी कि वैक्सीन शायद 15 अगस्त तक आ जाएगी, लेकिन उसके अगले दिन भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि भाई 15 अगस्त तक वैक्सीन आम आदमी के हाथ में आएगी, ऐसा नहीं है। ये मान के चलिए कि 2021 से पहले वैक्सीन नहीं आने वाली है। नहीं आने वाली का मतलब आम आदमी के हाथ तक नहीं पहुंचने वाली है। बेशक रिसर्च में वो उस लेवल पर आ जाए कि पास हो जाए, लेकिन वैक्सीन का तो मज़ा तभी है ना जब वैक्सीन का प्रयोग आम आदमी कर सके। जब वो प्रयोग कर लेगा उसके बाद ही तो मानेंगे खतरा टल गया, उसके पहले खतरा कैसे टला हुआ मानेंगे। तो वैक्सीन भी नहीं है। फिर कंटेनमेंट जोन्स बहुत सारे हैं, और कंटेनमेंट जोन जब तक देश में रहेंगे, इसका मतलब है कि कुछ ऐसे इलाके रहेंगे जहां जाना भी सुरक्षित नहीं होगा और जहां के लोगों को निकलने की सुविधा भी नहीं होगी। तो कंटेनमेंट जोन्स भी मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर तक या सितंबर तक कम से कम खत्म हो जाएंगे, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इन चीज़ों का असर UPSC पर कैसे पड़ेगा, हमारे सामने मूल सवाल ये है। तो पहले इसी बात को ठीक से समझ लेते हैं। अगर नवंबर में पीक आएगी तो बात कैसे बनेगी, अगर वैक्सीन नहीं होगी तो कैसे मामला बनेगा, है ना। ऐसी कंटेनमेंट जोन्स अगर हैं तो जिन जोन्स में कंटेनमेंट है, अगर वहाँ के बच्चे एग्ज़ाम देना चाहेंगे और यदि उनको निकलने की परमिशन नहीं मिली तो कैसे मैनेज होगा। अभी UPSC ने जो इंटरव्यू लिया, जो लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू का मतलब है कि UPSC बहुत सीरियस है, एग्ज़ाम लेके रहेगी। देखिए, इंटरव्यू में कुल 623 लोग हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। मैंने एक लेटर पढ़ा 2 दिन पहले जो UPSC ने लिखा है विभिन्न राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को। मैंने उनमें से एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया पर देखा। उस राज्य में करीब 40 बच्चे 623 में से हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है। चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है UPSC की तरफ से कि कृपया इन 40 बच्चों के लिए व्यवस्था करवाई जाए कि वो दिल्ली आ सकें। उनकी लिस्ट है साथ में, मतलब लिस्ट मैंने देखी नहीं है पर उसी साथ में लिस्ट भेजी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने उसी पत्र को अग्रेषित किया है, फॉरवर्ड किया है सारे कलेक्टर्स को, यानी सभी जिलों के कलेक्टर्स को एक पत्र पहुंचा है जिसमें लिस्ट है कि ये बच्चे हमारे राज्य से IAS का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और कलेक्टर का काम क्या है। और साथ में क्या लिखा हुआ है उसमें, राज्य सरकार को निर्देश क्या है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में, कोई भी अथॉरिटी, यदि ये बच्चा कहीं जा रहा हो और यदि ये अपना एडमिट कार्ड दिखा दे इंटरव्यू का या जो भी इन्विटेशन कार्ड दिखा दे, तो इस बच्चे को न रोका जाए। वो पत्र जो है, उस पत्र के आधार पर गारंटी है कि वो बच्चा दिल्ली पहुंच ही जाए इंटरव्यू लेने के लिए। सारे कलेक्टर्स मुस्तैद हैं इसके लिए, सारी सरकार मुस्तैद है कि IAS का इंटरव्यू हो जाए टाइम पर, ताकि एक बैच बने सिलेक्टेड लोगों का, ट्रेनिंग हो, वो सर्विस में आए, ये सब है। लेकिन ध्यान रखना है, 623 व्यक्तियों का एग्ज़ाम कंडक्ट करना आसान बात है। 6 लाख लोगों का, और वो भी जिसमें अप्लाई करने वाले 10 लाख या उससे ज़्यादा हों, उन सब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना उतना आसान काम नहीं है। फिर इंटरव्यू में एक और स्कोप होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वजह से न आ पाए, मान लीजिए फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ट्रेन कैंसिल हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि जेन्युइन रीज़न से नहीं पहुंच पाया, उसका इंटरव्यू रीशेड्यूल किया जा सकता है कि ठीक है बेटा, तुम आज नहीं आ पाए, तुम 3 तारीख को आ जाओ, हम तब इंटरव्यू ले लेंगे। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं हो सकता है, प्रीलिम्स तो एक साथ ही होगा, बारी बारी होने का स्कोप उस पर नहीं है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम सितंबर में जो होने की बात हुई है, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें रिकमेंडेशन को, वो रिकमेंडेशन ये है कि सितंबर तक सारी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम लेंगी, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों को मिक्स करके। और साथ में एक लाइन और लिखी है जो अखबार बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं। वो लाइन ये है कि जो बच्चे इस सिस्टम में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे उनको फिर से एग्ज़ाम देने की परमिशन दी जाएगी, ये लिखा हुआ है।
यूपीएससी ऐसी परमिशन नहीं दे सकती है। यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का मतलब होगा एक ही दिन प्रीलिम्स होना है, सबको उस दिन ही देना होगा। जो किसी भी वजह से नहीं आ पाया, मान लीजिए कंटेनमेंट जोन में है, प्रीलिम्स का उसका एग्ज़ाम है, वो निकलने लगा, पुलिस के कांस्टेबल ने रोक लिया, उसने बताया कि भाई मेरे पास अधिकार है जाने का, और वो कांस्टेबल मान लीजिए ऐसा मूढ़ किस्म का व्यक्ति है कि वो समझने को तैयार नहीं है, और उसने उसका आधा घंटा खा लिया, वो सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाया बच्चा। उस बच्चे के राइट्स का क्या होगा? यदि वो बच्चा हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, अनुच्छेद 32 या 226 हाई कोर्ट के तहत चला गया, तब क्या होगा? ऐसी जो रिट पिटिशन्स आ जाएंगी उनका क्या होगा? इसलिए ऐसे तमाम सवाल हैं कि जब तक कोरोना के संक्रमण के बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन कंटेनमेंट जोन के बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे? यूपीएससी ने सेंटर चेंज करने की परमिशन दी है, किंतु सेंटर कुल मिला के कितने 25-30 सेंटर हैं। देश में इतने सारे ज़िले हैं, जिस देश में इतने सारे ज़िलों में बच्चे रहते हैं, गाँव में बच्चे रहते हैं, सेंटर अगर केवल 25-30 होंगे, लगभग अगर 6 लाख लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं मान लीजिए, उन 6 लाख में से कम 3-4 लाख को प्रीलिम्स के लिए ट्रैवल करना होगा। ट्रैवल करके जाएंगे एक शहर में, वहाँ रहना भी तो होगा। तो ट्रैवल के लिए ट्रेन, बस, फ्लाइट ठीक से अवेलेबल हों, वहाँ रहने के लिए होटल्स या जो मोटल्स होते हैं या जो धर्मशालाएं हैं वो ठीक से अलाउड हों। और अभी की स्थिति ये है कि ना होटल्स अलाउड हैं, ना धर्मशालाएं अलाउड हैं। जो केवल कोरोना के पेशेंट्स हैं या पहले से कुछ लोग उनको छोड़ दें, तो बिजनेस एक्टिविटी के तौर पर अलाउड नहीं है। तो ये बच्चे कैसे उन शहरों में जाएंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे? सीबीएसई का एग्ज़ाम जो हर बच्चे को अपने घर के आसपास देना होता है, अपने शहर में देना होता है, भारत सरकार ने क्या किया? सीबीएसई का एग्ज़ाम लेने के लिए मैं अगर उसको अन्य फैक्टर्स में जोड़ दूं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर सीबीएसई के बारे में सोच के देखिए। सीबीएसई का 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी था। इतना हल्ला मचा कि वो एग्ज़ाम लेना है, लेके रहेंगे। सेंटर चेंज किए, सेंटर बहुत सारे बना दिए, बच्चों को उनके घरों के एकदम आसपास सेंटर दे दिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स ने जब ये कहना शुरू किया कि क्या बच्चों का एग्ज़ाम बच्चों के जीवन से ज़्यादा ज़रूरी है, तो सरकार क्या जवाब दे इस बात का? सरकार भी तो फंसी हुई है ना, सरकार भी तो मजबूर है। जो घटना 100 साल में एक बार होती है, वो 5 साल पुरानी सरकार कैसे संभालेगी? उसको इतना एक्सपीरियंस कैसे होगा? और 100 साल पहले की सरकार तो काम करेगी नहीं, ये तो जो भी सरकार होगी पहली बार काम करेगी। इसलिए छुपन छुपाई टाइप से चल रहा है। सरकार एक पॉलिसी बनाती है, जनता विरोध कर देती है, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। इसलिए 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम थे, अंततः उनको कैंसिल करना ही पड़ा। और इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम लेना, ऐसा एग्ज़ाम जिसमें बच्चों को अपने घरों से निकल के जाना पड़ेगा, यहाँ तो अपने ही शहर में जाना था, अपने घर के आसपास ही जाना था, सेंटर चेंज करने की परमिशन थी, यहाँ तक परमिशन दे दी थी कि जो बच्चा जिस भी सेंटर पर जाके अपना आई कार्ड या एडमिट कार्ड दिखाएगा वही व्यवस्था करवा देंगे। तब भी नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, 10वीं 12वीं के सोचते हैं, आईआईटी का सोच के देखिए। आईआईटी में तो सुविधाएं ज़्यादा हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं आईआईटी के, बच्चों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है। आईआईटी के एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे। आईआईटी बॉम्बे ने सबसे पहले कहा कि भाई हम तो एग्ज़ाम नहीं लेंगे, हम तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, अभी 1 साल तक हम परेशान नहीं होंगे। फिर सारी आईआईटीज़ की कमेटी बनी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि हम 2020 के अंत तक ना क्लासेस रखेंगे ना एग्ज़ाम लेंगे, सब कुछ ऑनलाइन चलाएंगे। जब आईआईटी ऐसा कर सकती है, तो क्या आईआईटी के बच्चों का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी बच्चों की तुलना में? भाई सीबीएसई ऐसा कर रही है, आईआईटी ऐसा कर रही है, इसका मतलब है कि ये उतनी आसान तो नहीं है। यूनिवर्सिटी की बात मैंने आपसे पहले कहा कि उन्होंने कह दिया है कि एग्ज़ाम हम लेंगे सितंबर में, लेकिन हम ये ऑप्शन देंगे कि जो बच्चे एग्ज़ाम न दे पाए उनको फिर से ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम देने का। अभी राजस्थान सरकार ने ये घोषणा कर दी 4 दिन पहले कि राजस्थान के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं उन सब में इस वर्ष एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूर लगता है कि बच्चों का जीवन बचे। सीबीएसई ने कह दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए सिलेबस जो है वो 30% कम कर रहे हैं, ताकि जो टाइम बच्चों का चला गया वो हम मैनेज कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कह दिया कि हम जो एग्ज़ाम इस बार लेंगे उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन की संख्या कम रखेंगे, चॉइस शायद थोड़ी ज़्यादा देंगे, ताकि बच्चों पर दबाव इतना ज़्यादा ना हो कि वो निराशा में डूब जाएं और निराशा में डूब के कुछ गलत कदम उठाने लगें,
ऐसा कोई संकट बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। अब इन सब कारणों का आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि जो यूपीएससी के मेन सेंटर्स हैं, अगर आपको भारत के 8-10 शहरों का नाम लेना हो जहां आईएएस का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा देने वाले बच्चे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली इस समय राजनीतिक राजधानी के साथ कोरोना की भी राजधानी बनी हुई है। दिल्ली में तो हालत ये है कि हालांकि बहुत लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली में तो स्थिति ऐसी है कि इस समय कोई भी व्यक्ति बाहर से उसको नहीं आना चाहिए। दिल्ली में जो दिल्ली में है उनके लिए ही खतरा है कि वो कैसे मैनेज करें। दिल्ली सबसे बड़ा सेंटर है और दिल्ली में कोरोना सबसे ज़्यादा है। मुंबई बड़ा सेंटर है कोरोना के मामले में, वो भी दिल्ली को टक्कर दे रहा है। उसके अलावा जयपुर ठीक ठाक बड़ा सेंटर रहा है, हालांकि अब थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा, लेकिन जयपुर भी उतना सेफ तो इस समय नहीं है। पुणे को देख लीजिए, अहमदाबाद को देख लीजिए, जिन जिन सेंटर्स पर यूपीएससी, या चेन्नई भी ऐसा एक सेंटर है, जिन जिन सेंटर्स पर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनमें से अधिकांश केंद्र ऐसे हैं जो कोरोना की चपेट में ज़्यादा बुरी तरह से आए हैं, इसलिए वो रिस्क हमेशा ज़्यादा रहेगा। देखिए, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात जो अंत में आती है वो होती है पॉलिटिक्स की बात। अगर सरकार ने कहा कि हम एग्ज़ाम लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि विपक्षी दल कहेंगे कि इस सरकार को युवाओं और बच्चों के जीवन की चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी इस पर ज़रूर जोर देंगे और पार्टी भी जोर देंगे। और सबसे रोचक बात, एक अजीब सा फैक्ट जो आमतौर पर काम नहीं आता है, पर मुझे लगता है कि वो काम आएगा। अक्टूबर में प्रीलिम्स की बात चल रही है और अक्टूबर या नवंबर में ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का मतलब है कि राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज रहने वाली हैं और उस चुनाव में कई मुद्दे उठेंगे। उसमें अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम के चक्कर में एक भी त्रासदी हो गई तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर कितने आरोप लगेंगे, कितनी छीछालेदर होगी सरकार की। और या तो ये कि इलेक्शंस ही स्थगित हो जाएं। इलेक्शन स्थगित करने का एक तरीका तो ये कि देश में आपातकाल लगा हो 352 के तहत, वो तो भी है नहीं। दूसरा व्यावहारिक तरीका ये है कि चुनाव आयोग, जो एक आध बार पहले कर चुका है, चुनाव आयोग ये लिखित रूप में दे कि अभी चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं हैं। इस बेस पर कम से कम 6 महीने तो आराम से उसको खींचा ही जा सकता है। एक वो तरीका हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत समझ तो ये कहती है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव भी नहीं होने चाहिए, उनको भी 2-4 महीने टाल देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए चुनाव करवाने पे आमादा हो ही जाती है सरकार, तो भी उस चुनाव के समय सरकार को इस बात का दबाव रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, इलेक्शन में मुद्दे कौन से उठेंगे, और इसलिए हो सकता है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने से अपने आप को रोक ले। अब देखिए, आपको शुरू में लग रहा होगा कि प्रीलिम्स हो के रहेगा, जब मैंने पहली संभावना बताई। अब दूसरे तरह की संभावना बताइए तो अब आपके मन में आ गया वो प्रीलिम्स नहीं ही होगा। अब हम अगले पक्ष पर आते हैं कि क्या होने की संभावना ज़्यादा है, क्या हम मान के चलें, संभावनाएं कितनी कितनी हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ये संभावनाएं कौन कौन सी हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि 50% संभावना ये है कि प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को हो जाएगा। मैं 50 बहुत सुरक्षित होकर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को आप यही वीडियो दिखा के मुझे कहेंगे देखो तुम तो ये कह रहे थे, तुमने तो ये दावा किया था। मेरा कोई दावा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकार जिस तरह से दबाव बना रही है कि हम एग्ज़ाम लेके रहेंगे, उससे मैं मान लेता हूँ कि 50% संभावना है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे करें। मैंने उसमें बताया था कि प्रीलिम्स होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि देश के बच्चों के जीवन से खेला जाए। तो प्रीलिम्स नहीं होगा तो नहीं होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, क्या दिक्कत है। और मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि आज से 6-7 साल पहले भी ऐसा हुआ था कि अगस्त में 2014 में अगस्त में प्रीलिम्स हुआ था। क्या फ़र्क पड़ा, धीरे धीरे शेड्यूल वापस आ गया था। इस साल फिर ऐसी परिस्थिति आ गई है, तब अलग वजह से थी, इस बार अलग वजह से है, तो प्रीलिम्स बाद में हो जाएगा, ऐसा क्या है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि 50% पॉसिबिलिटी है कि प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होगा। दूसरी संभावना ये हो सकती है, जो मेरे ख्याल से 35% संभावना मान लेते हैं, वो ये कि प्रीलिम्स अक्टूबर में ना होकर के थोड़ा सा और आगे खींचे और वो दिसंबर जनवरी के आसपास शिफ्ट करना पड़े। ये संभावना भी
मेरे हिसाब से 35% के आसपास तो एग्जिस्ट करती ही करती है। मुझे नहीं पता उसके बाद की स्थितियाँ क्या रहेंगी, लेकिन मैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही निराशावादी किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि 15% संभावना तो यहाँ तक है कि दिसंबर जनवरी में भी प्रीलिम्स ना हो पाए, और तब यूपीएससी हो सकता है कि कोई आधारभूत परिवर्तन करे, और क्या पता वो कहे कि 2020 और 2021 का एग्ज़ाम हम एक साथ ले लेते हैं। एक साथ का मतलब क्या होगा? जैसे आईएएस और आईएफएस का एग्ज़ाम एक साथ होता प्रीलिम्स, तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति अगर बन जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ 50% चांसेस हैं कि 4 अक्टूबर को हो जाएगा, और हम यही मान के चलेंगे, अभी फिलहाल यही मान के तैयारी करेंगे। लेकिन क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि अगर लेट हो गए तो क्या होगा, कैसे होगा, सीनियोरिटी का क्या होगा, तो मैं इसलिए आपको संकेत के रूप में बता रहा हूँ। कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति आई तो अगले साल के फॉर्म में क्या होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूछेंगे कि आप केवल 2020 का अटैम्प्ट दे रहे हैं, केवल 2021 का दे रहे हैं, या दोनों दे रहे हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, 2 अटैम्प्ट्स आपके हाथ में हैं, और एज 2020 में भी आप एलिजिबल थे, 21 में भी थे, बाकी चीज़ों में भी एलिजिबल थे, आप दोनों भर दीजिए। फिर जब रिजल्ट निकलेगा 2020 का अलग निकालेंगे, 21 का अलग निकालेंगे, और कई लोग कॉमन होंगे। फिर जब मेंस होगा फिर फॉर्म भरवा लेंगे कि जिनका केवल 2020 का निकला है उनको केवल 2020 का मेंस मिलेगा, जिनका केवल 21 निकला है उनको 21 का ही मिलेगा। अब जैसे किसी की उम्र 21 में ही 21 हो रही थी तो 21 में ही अप्लाई करेगा ना। किसी की उम्र 2020 में अंतिम अटेम्प्ट था, वो केवल 2020 में अप्लाई करेगा, कुछ दोनों में अप्लाई करेंगे। जिनका प्रीलिम्स हो गया दोनों की कट ऑफ के हिसाब से, 2020 की कट ऑफ मान लीजिए 100 गई, 2021 की 102 गई, जिसका 104 नंबर है और वैसे एलिजिबल दोनों में था, दोनों में क्वालिफाई कर लेगा। फिर जब मेंस होगा, हो सकता है कि एक ही मेंस हो और वो कहें कि ये 2020 का भी मेंस है, 21 का भी मेंस है। 20 वाले सब व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट अलग से बन जाए, 21 वाले सब व्यक्तियों की मेरिट लिस्ट अलग से बन जाए, फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए और 2 रिजल्ट निकाल दें, ये 20 का रिजल्ट है, ये 21 का रिजल्ट है। जिस बच्चे का दोनों में हो जाएगा उसको ये चॉइस होगी। जिसका रैंक या सर्विस 20 में बेहतर मिल रही वो 20 चुन लेगा, जिसको 21 में मिलेगी वो 21 चुन लेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव नहीं है। और यूपीएससी जितने मुश्किल सिस्टम्स अप्लाई करती है, जैसे कार्डर सिस्टम इतना मुश्किल है पर अप्लाई होता ही है, तो ये भी हो जाएगा। ऐसा क्या है? तो ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, कोरोना और फैल गया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, होने को 2 एग्ज़ाम एक साथ हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे आईएएस और आईएफएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एक साथ हर साल होता ही है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे ये भी हो जाएगा। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। हम तो अभी ये कह सकते हैं कि हम मान कर ये चलेंगे कि आईएएस का प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को होगा ही होगा, और उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स 11 अक्टूबर मेरे ख्याल से उसकी डेट है, उस दिन होगा ही होगा। हम अभी के लिए ये मान के चलते हैं, आप भी ये मान के चलिए, अपनी स्ट्रेटेजी इसी हिसाब से बनाइए। जब आप युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध की जो नीति है, रणनीति है, वो संभावनाओं से नहीं बनती है, वो बनती है निश्चित सूचनाओं से। जो सूचनाएं निश्चित हैं उनके बेस से बनाइए। चेंज होगा तो तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलिए प्रीलिम्स होगा, ज़रूर होगा। अगर आप अपने घर चले गए हैं, दिल्ली में नहीं है, प्रयागराज में नहीं है, या जहां आप थे वहां नहीं है, मेरी सलाह ये है कि अगर सेंटर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है अपने घर के आसपास तो चेंज कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में 4 अक्टूबर बहुत सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो कम से कम प्रीलिम्स अपने घर के आसपास से दीजिए, उसके बाद फिर जो स्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अभी के लिए ये निष्कर्ष है। तो इस चर्चा का पहला हिस्सा मैंने आपको समझा दिया कि प्रीलिम्स के होने की संभावना कितनी है, और सार ये है कि 50-50 है, लेकिन मान के चलना है कि प्रीलिम्स होगा, तैयारी उसके हिसाब से करनी है। टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न,
आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेजॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। अब सवाल है कि प्रीलिम्स अगर हो जाए, अगर प्रीलिम्स होगा तो हम प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठें या ना बैठें, होगा तो परीक्षा दें या न दें। ये एक दूसरा सवाल है जो मेरे पास मेरी टीम ने कम से कम 100 बच्चों का सवाल भेजा है, जिनका सवाल का कुल मिला के सार ये है। ऐसा नहीं कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि दें या ना दें। भाई अगर नहीं देना था तो फॉर्म ही क्यों भरते? इसका मतलब फॉर्म भरा है तो वो सीरियस तो है ही। उनके मन में दुविधा ये है कि इस साल जो कंपटीशन होगा वो कंपटीशन का लेवल क्या होगा, इस बात को लेकर दुविधा है। तो मैं आपको 2 बातें समझाता हूँ। 2020 का जो कंपटीशन का लेवल है वो लेवल क्या रहने वाला है, थोड़ा सा ये समझाता हूँ, और फिर थोड़ा सा ये भी समझाता हूँ कि 2021 या उसके बाद का जो कंपटीशन का लेवल है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, एक संयोग पर ज़रा ध्यान दीजिए, और वो संयोग ये है कि कोरोना जब भारत में फैला, ये लगभग मार्च की शुरुआत का मसला है। लॉकडाउन तो 22-24 मार्च के आसपास से हुआ, लेकिन जैसे दिल्ली की बात मुझे पता है कि दिल्ली में 12 मार्च को दिल्ली की सरकार ने घोषणा कर दी कि अब से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं ये सब नहीं चलेंगे, बंद करवा दिया था। तो 12 मार्च की तिथि मुझे ध्यान है कि उस दिन ऐसा हुआ था। अब देखिए संयोग कितना रोचक है। 2020 के प्रीलिम्स का फॉर्म भरने की मियाद खत्म होना और कोरोना संक्रमण के फैलने से देश में लॉकडाउन का होना, ये लगभग एक साथ हुआ। इस वजह से एक बड़ा संयोग हुआ है, जिस संयोग को आप अगले साल देखेंगे, इस साल आपको नजर नहीं आएगा। क्या संयोग हुआ है? अगर मैं 2021 को ध्यान में रख के बात करूं, संयोग ये हुआ, मार्च के बाद से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छूटी हैं, बेरोजगारी हुई है। और बेरोजगारी कहाँ ज़्यादा हुई है? प्राइवेट सेक्टर में हुई है। अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां छूटी हैं। कल तो मैंने अखबार में पढ़ा कि कई करोड़, 10 से 12 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हो गए हैं इस कोरोना में पिछले 3-4 महीने के अंदर। अमेरिका ने वो वीज़ा ही देना कम कर दिया जिससे भारत के लोग वहाँ जाते थे। कल अमेरिका ने शायद ये कह दिया है कि अगर ऑनलाइन क्लासेस ही चलनी है तो हम स्टूडेंट वीज़ा भी क्यों देंगे, भारत के लोग या अन्य देशों के लोग अपने ही देश में रहकर हमारे विश्वविद्यालयों से पढ़ेंगे, वहीं रहें, वहीं पढ़ें, हम क्यों वीज़ा दें। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, कुवैत का आपने सुना है? कुवैत में कई लाख लोग, करीब 8 लाख लोग, अब उनका जो नया लॉ आ रहा है उसकी वजह से वहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ, ये सब भी भारत आ जाएंगे। एक बहुत बड़ी संख्या में दुनिया है। हाँ, जो लोग सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं, ऑनलाइन की दुनिया में लगे हुए हैं, उनको अभी स्कोप ज़्यादा दिख रहा है। पर ऐसा थोड़ा ना कि वो संख्या इतनी बड़ी है कि वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसमें। जब जब बेरोजगारी बढ़ती है तब तब सरकारी नौकरी को लेकर जो क्रेज़ है वो भी बढ़ता है। और सरकारी नौकरी के क्रेज़ का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो, 2008 के आसपास जो मंदी आई थी, वैश्विक मंदी थी, 2008 के एकदम बाद आप देखेंगे कि यूपीएससी में, सिविल सेवा परीक्षा में, इंजीनियर्स और मैनेजर जो थे, एमबीएस थे, उनका जो अनुपात था तेजी से बढ़ा। एक और संयोग हुआ कि 2008 में डीपी अग्रवाल यूपीएससी के चेयरपर्सन बने, जिन्होंने काफ़ी चेंजेस किए, सिस्टम में चेंजेस किए। वो सिस्टम के चेंजेस और 2008 में बेरोजगार हुई पीढ़ी की नौकरी की ज़रूरतें, इनमें
गहरा तारतम्य दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साजिश हुई थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चाहे संयोग हुआ हो, लेकिन 2008 के बाद से आप पाएंगे कि यूपीएससी में जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी नेचर बदल गई, उनका जो समाज है, उसका जो बेसिक बिलोंगिंग्स हैं, उनकी माध्यम, शहर, गांव, विषय, उन सबको देखेंगे तो बड़े चेंजेस आ गए। अब मैं दावे से कह रहा हूं कि जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगारी का असर सीधे सीधे यूपीएससी पर ही आने वाला है। जितने लोगों की नौकरी छूटी है प्राइवेट सेक्टर में, उनके मन में केवल ये नहीं आता कि मैं नौकरी फिर से हासिल कर लूँ, मन में ये भी आता है कि ऐसे सेक्टर में नौकरी करूं ही क्यों जहां बार बार ये खतरा पैदा होता हो। सरकार की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। और जैसे ये भाव आता है, कई लोग सोचते हैं कि मैं 1 साल, अभी तो वैसे ही बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी में और कुछ नहीं, कम से कम सीरियसली पढ़ लेता हूँ, आईएएस या पीसीएस का एग्जाम ही दे देता हूँ। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि 2021, 22, 23 ये कोरोना का काल कम से कम 1.5-2 साल तक रहने वाला है। हाँ, लॉकडाउन हट जाएगा, संस्थाएं शुरू हो जाएंगी, स्कूल कॉलेज शुरू हो जाएंगे, कुछ कम संख्या से शुरू होंगे, लेकिन कोरोना का असर इकॉनमी पे खत्म होते होते कम से कम 2-3 साल लगेंगे। और बड़ी बात नहीं कि इसमें 5-7 साल लग जाए पूरे असर से बाहर निकलने में। इन 3-4-5-7 सालों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट नौकरी या प्राइवेट क्षेत्र से दुखी होकर सरकारी क्षेत्र में आना चाहेंगे, और वो सब करेंगे ज़ोरदार तैयारी। और जब वो ज़ोरदार तैयारी करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, कंपटीशन कितना है ये इस बात से भी तय होता है कि कंपटीशन में जितने लोग बैठ सकते थे उनमें से कितने बैठे और कितनों ने उस कंपटीशन को छोड़ दिया था। इन सब ने छोड़ दिया था, अब ये नहीं छोड़ेंगे। और जब ये आएंगे कंपटीशन में, आप मान के चलिए कि अगले साल से 2021 से कट ऑफ भी बढ़ेगी। 21 से क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो 2020 का फॉर्म भर नहीं पाए हैं। यदि इनको ये ऑप्शन मिल गया होता, यदि कोरोना का संक्रमण जनवरी में हो गया होता और जनवरी से छुट्टियां हो जाती और फरवरी में यूपीएससी का फॉर्म आता, तो मान के चलिए कि 2020 का फॉर्म भरने वालों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होती जिनका पहले ख्वाब नहीं था आईएएस बनने का, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनको मजबूर कर दिया। पर ये 2021 में दिखेगा आपको, 22 में दिखेगा, 23, 24, 25 तक भी दिखेगा। इसलिए यदि आपने 2020 का फॉर्म भरा हुआ है और यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस साल कंपटीशन का लेवल कम रहने वाला है। किसकी तुलना में? 2021, 22, 23 की तुलना में इस बार प्रतिस्पर्धा कम रहने वाली है। जो 2020 में हो सकती थी उसकी तुलना में भी कम रहने वाली है। और उसकी वजह यह है कि जो सिस्टम अचानक चेंज हुआ। देखिए, ऐसे हजारों विद्यार्थी थे जो बहुत सीरियसली पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे, अपने समूह में पढ़ रहे थे, और उनकी तैयारी फिक्स थी कि हम अगले 3-4 महीने में ऐसे ऐसे पढ़ के ये सेगमेंट पूरे कर लेंगे। अचानक उन सबको जेल जैसी स्थितियों में रहना पड़ा, अपने घर जाना पड़ गया। बहुत लोगों को अकेले हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, और इस दबाव में जहाँ डिप्रेशन हर तरफ पसरा हुआ हो, अकेलापन हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, हर व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि वो अकेले इन सारी परिस्थितियों से टकराते हुए पढ़ाई करे और अपना एग्ज़ाम पास कर ले। तो मेरे ख्याल से एक तो 2021 की तुलना में प्रतिस्पर्धा बहुत कम रहेगी, दूसरा 2020 में जो प्रतिस्पर्धा हो सकती थी उसकी तुलना में भी प्रतिस्पर्धा कम होगी। और उसके मुख्य कारण होंगे मनोवैज्ञानिक कारण, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस मनोवैज्ञानिक संकट के समय को उतनी खूबसूरती से मैनेज नहीं करेंगे जितनी खूबसूरती से एक आईएएस के एस्पिरेंट को मैनेज कर लेना चाहिए। और इसलिए मेरी गट फीलिंग कहती है, मेरा अनुमान कहता है, मेरी छठी इंद्रिय कौन सी होती है मुझे नहीं पता, सुना मैंने बहुत है इसके बारे में, लेकिन छठी इंद्रिय कहती है कि 2020 का एग्ज़ाम एक गोल्डन चांस है उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी ठीक ठाक है। मेंस की तैयारी भी ठीक ठाक है, प्रीलिम्स भी ठीक चल रहा था। और कुछ तो ऐसे हैं, मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ, मुझसे कह रहे थे कि सर ये मेंस तो तैयार हो गया, प्रीलिम्स जो है ना मई के अंत में बड़ी दिक्कत है सर, 2 महीने कम पड़ रहे हैं बस।
वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भागो छींका फूटा, उनके भाग में तो छींका फूट गया लगता है। प्रीलिम्स जो कभी नहीं होता वो पहली बार लगभग हो गया है, और प्रीलिम्स जो मई के अंत में होना था, पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। और उनमें से 1-2 बच्चों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि सर अब तो तैयारी ऐसी हो गई, लबालब तैयारी भर गई है हमारे अंदर, बस एक बार पेपर हमारे सामने आके दिखा दे, हम देख लेंगे उसको। उनके लिए गोल्डन चांस है। जिनका मेंस थोड़ा सा तैयार है और प्रीलिम्स के लिए थोड़ा दबाव था और उनको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, उनके लिए तो गोल्डन चांस है। इसलिए जम के पढ़िए और ये अटेम्प्ट मिस मत कीजिए। अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है तो हो सकता है थोड़ा दबाव रहे। अगर आपका दूसरा या तीसरा या चौथा या आगे का अटेम्प्ट है, जिसका मतलब आप पहले इस प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं, भूल के भी मत छोड़िएगा। स्वास्थ्य की बात अलग है, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको लगता है कि मैं जाऊंगा, कोरोना का खतरा है, मैं नहीं झेल पाऊंगा, तो अलग बात है। जान सबसे पहले है, जान है तो जहान है। यदि वो चिंता आपको नहीं है तो मैं आपसे साफ साफ कहूँगा कि ये अटेम्प्ट छोड़ने वाला अटेम्प्ट नहीं है। ये अटेम्प्ट तो सबसे महत्वपूर्ण अटेम्प्ट है, सबसे आसान परीक्षा इस साल होने वाली है। बहुत सारे प्रतिस्पर्धी आपके स्वास्थ्य कारणों से, बहुत सारे प्रतिस्पर्धी अपने पेरेंट्स के इस दबाव में कि ना बेटा ना, जान रहेगी तो देख लेंगे, वरना खेती कर लेंगे तो खेती कर लेना, तो कुछ और बिजनेस कर लेना, लेकिन जान देने की ज़रूरत नहीं। कई कॉम्पिटेंट लोग इस बार एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। कई कॉम्पिटेंट लोग मनोवैज्ञानिक कारणों से एग्ज़ाम की तैयारी उतनी ठोस नहीं कर पाए होंगे जितनी ठोस वो अदरवाइज कर लेते। मतलब ये अच्छा नहीं है कि आप दूसरों की मजबूरी को सुन के खुश हों, लेकिन प्रतिस्पर्धा की दुनिया में तो सारे फैक्टर्स काउंट तो करने ही होते हैं। तो आप ये मान के चलें कि यदि आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक तुलनात्मक फ़ायदा मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि इस साल कंपटीशन कम है। और अगले साल जो इस साल नहीं देंगे वो पूरी तैयारी करके अगले साल युद्ध के मैदान में उतरेंगे, पूरा बख्तरबंद पहन के उतरेंगे, भाला तीर सब लेके उतरेंगे। और ये वाले लोग जो हैं, जो बेरोज़गारों की एक पूरी फौज खड़ी होगी अगले साल। और ये कमज़ोर लोग नहीं हैं, इनमें से बहुत सारे IIT वाले हैं, बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर सब हैं। और कई डॉक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो इस कंडीशन में ये महसूस करें कि मैं इतनी मुश्किल जॉब क्यों करूं जिसमें जान का खतरा सबसे ज़्यादा हो, इससे अच्छा मैं सिविल सेवा में चला जाता हूँ। वो भी हो सकता है कि थक के, परेशान होके अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब कोरोना की ड्यूटी से मुक्त हो जाएं, उसके बाद सोचें कि बहुत हुआ, IAS बनेंगे। अगले साल से कंपटीशन का लेवल सोच लीजिए पहले ही, उसके हिसाब से अपनी योजना बनाइए। अगला सवाल इसमें यह है जो कुछ बच्चों ने पूछा कि अभी हम केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ें या मेंस के लिए भी साथ में पढ़ें। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस भी पढ़ें। आपको हेडिंग थोड़े हास्यास्पद लग रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि जितनी आसान भाषा रहे उतना बेहतर है। प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस भी पढ़ें, ये जिज्ञासा भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछी है। देखिए, इसको यूँ समझें, मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2018 देखिए, फिर देखिए 2019 और फिर देखिए 2020। इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप कितना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप 2018 में था 3 महीने 28 दिन का। यानी जिस दिन प्रीलिम्स हुआ और जिस दिन मेंस का पहला पेपर हुआ उसके बीच का गैप 3 महीने 28 दिन का था। मोटा मोटा मान लीजिए कि 4 महीने के आसपास था। 2019 में ये गैप थोड़ा सा कम हो गया और तभी हो गया 3 महीने और 20 दिन का, 8 दिन कम हो गया। 2020 में जो रिवाइज कैलेंडर आया है, 4 अक्टूबर को आपको पता है कि प्रीलिम्स है और 8 जनवरी से मेंस है। 8 जनवरी से मेंस होने का मतलब ही है कि इस बार ये जो गैप है वो 3 महीने 4 दिन का है। और इसका मतलब हुआ कि प्रीलिम्स देने के ठीक 3 महीने 4 दिन बाद मेंस आपका शुरू हो जाएगा। और इसका मोटा सा मतलब ये हुआ कि 2018 की तुलना में 24 दिन और 2019 की तुलना में 16 दिन आपको मेंस के लिए कम मिलने वाले हैं। आप समझ ही गए होंगे। और एक कंपटीशन दरअसल प्रीलिम्स नहीं है, प्रीलिम्स तो केवल क्वालिफाई करने के लिए है। हालांकि बहुत सारी संख्या ऐसी जो उसमें फंस जाती है।
भाई अंक तो मेंस के जुड़ेंगे, इंटरव्यू के जुड़ेंगे। और यदि मेंस की कीमत पर प्रीलिम्स की आपने तैयारी की है तो आप इस एग्ज़ाम के चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी नहीं कर रहे, आप अभिमन्यु बनने की तैयारी कर रहे हैं कि प्रीलिम्स पास कर लिया, चक्रव्यूह पार किया, अंदर जाके फंस गए। चक्रव्यूह तो मज़ा तब है जब आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पूरी अप्रोच लेके चलें। इंटरव्यू चलिए ठीक है, मेंस के बाद हम मैनेज कर सकते हैं, पर मेंस तो असली है। असली खेल तो मेंस का है। 85% के आसपास खेल तो मेंस का है। यदि मेंस को महत्व नहीं दिया तो कैसे बात बनेगी। और वो भी तब जबकि इस साल सबसे कम समय मिलने वाला है मेंस की तैयारी करने के लिए, केवल 3 महीने 4 दिन का समय। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका प्रीलिम्स एकदम डब्बा गोल था और आपका मन कर मैं ऐसा प्रीलिम्स दे ही दूं, तब तो प्रीलिम्स ही पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ठीक ठाक है और मेंस को लेकर आप सीरियस हैं इस अटेम्प्ट में, तो मेरा ख्याल है कि आपको मेंस के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब जैसी मैं कह रहा हूँ मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, तो पहला सवाल है कि मेंस के लिए कब तक पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि मोटे तौर पर यदि आपका लेवल ठीक है तो 15 अगस्त तक आपको मेंस के लिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। आखिरी 1.5 महीना या आखिरी 50 दिन मोटे मोटे मान लीजिए काफ़ी हैं प्रीलिम्स के लिए। जिनका कम से कम एक बार प्रीलिम्स हो चुका है या एक बार स्टेट का प्रीलिम्स निकाल चुके हैं कम से कम, या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस है, उनके लिए 50 दिन कम नहीं है, पर्याप्त है। यदि आप 1 या 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से आप 30 अगस्त के बाद या 31 अगस्त के बाद या 1 सितंबर से मान लीजिए 31 अगस्त कर लेते हैं, 31 अगस्त तक आप मेंस के साथ तैयारी कीजिए। 1 सितंबर से केवल प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए, तब तक मेंस और प्रीलिम्स साथ साथ लेके चलिए। और जो लोग ऐसे हैं जो एकदम शुरुआती स्तर पे हैं किंतु प्रीलिम्स देने का उत्साह बहुत ज़्यादा है, मेंस की तैयारी नहीं है लेकिन उत्साह में है कि एक बार प्रीलिम्स निकाल लेंगे तो जन्नत नसीब हो जाएगी, अगर ऐसा लगता है तो वो लोग केवल प्रीलिम्स पढ़ें और एक जो तात्कालिक उद्देश्य मन में है उसको पूरा करने का सौभाग्य हासिल करें। अब यहाँ पर यह सवाल है कि मेंस के लिए क्या पढ़ें, तो मैं आपको देखिए सिंपल सी सलाह दे रहा हूँ। जीएस 1000 नंबर का है किंतु जीएस में जो नंबर आते हैं आमतौर पर 400 नंबर आते हैं तो जन्नत के बराबर होते हैं हिंदी माध्यम में। तो यूपीएससी में सफल होने की जो असली चाबी है वो है वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैंने एक सेमिनार में विस्तार में बताया था। मैं हिंदी साहित्य का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक प्रदीप द्विवेदी नाम का हमारा विद्यार्थी था जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा है और हिंदी साहित्य में 344 नंबर लाया पिछले साल, आईएएस हुआ। 77 शायद रैंक है या 70s में कोई रैंक है, 74 शायद है। किसी विषय में 300 नंबर आ जाए ना तो क्रांति मानी जाती, क्रांति। वो 344 नंबर लेके आया। एक लड़का और है जो 326 नंबर लेके आया, इस साल भी वो इंटरव्यू दे रहा है, बहुत योग्य व्यक्ति है। अब यदि आपने अच्छा जीएस में आप कितनी भी ताकत लगाएंगे तो अपने मीडियम के बाकी लोगों से 30-40 नंबर का गैप नहीं बना पाएंगे। वैकल्पिक विषय, दोनों शर्तें हैं। वैकल्पिक विषय सही चुना हो आपने, अगर चुन ही खराब लिया है फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। अगर अच्छा वैकल्पिक विषय चुना है जैसे हिंदी साहित्य या कोई और विषय है और यदि आपने उसमें ठीक से मेहनत की है तो आप 30-40 नंबर बढ़ा सकते हैं। एक नंबर पे 8 से 10 रैंक हाथ से निकलते हैं। 40 नंबर का मतलब 400 रैंक का फर्क पड़ जाता है। इसलिए मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि यदि संभव है तो फिलहाल 31 अगस्त तक या 15 अगस्त तक अपने वैकल्पिक विषय पर एक तो रिवीजन और एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें गंभीरता के साथ करते रहिए। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं करनी है। और दूसरी बात इसके अलावा जीएस में जो एक पेपर मेंस में जैकपॉट माना जाता है वो एचएक्स का है, यानी कि पेपर नंबर 4 है, जिसमें पढ़ना बाकी पेपर से कम होता है लेकिन जिसमें नंबर जैसे हिंदी माध्यम में भी 123-125 नंबर तक हमने देखे हैं, जबकि बाकी पेपर्स में लगभग असंभव के आसपास होता है। कम से कम 10-20 नंबर ज़्यादा एथिक्स में मिल सकते हैं उतनी ही मेहनत से या उससे कम मेहनत से। बस इसमें ये चाहिए कि कंसेप्ट क्लियर हो और आपका लिखने का कौशल बहुत अच्छा हो।
तो मैं ये कहूँगा कि यदि विषय तैयार है तो एथिक्स में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और यदि कुछ टॉपिक्स छूटे हैं तो उन्हें तैयार कर लें। पिछले 4-5 सालों के जो प्रश्न आए हैं उनको लिखने का अभ्यास कर लें, चेक करवा लें, ये काम कर लें। अगर ये दोनों भी तैयार हैं तो उसके बाद नंबर 3 पर मेंस के जीएस के वो सेगमेंट्स जो सेगमेंट प्रीलिम्स में नहीं हैं, उनमें से आईआर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो मैं कहूँगा कि प्रीलिम्स के बाद कीजिएगा, क्योंकि उसमें करंट डेवलपमेंट्स की बहुत भूमिका है और आजकल आपको पता ही कितना कुछ हो रहा है दुनिया के वैश्विक संबंधों में, तो उसको प्रीलिम्स के बाद लेटेस्ट लेवल पर देख लीजिएगा। लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स बचते हैं, जैसे गवर्नेंस एक सेगमेंट है वो बचता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नाम का सेगमेंट है वो बचता है, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट नाम का एक सेगमेंट है वो बचता है। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, 10-10 दिन 12-12 दिन के। इनको अगर आप कम से कम इनके जो संभावित प्रश्न हैं उन सबके नोट्स पॉइंट्स बना के रख लें अभी से, ताकि 4 से 6 घंटे में रिवाइज करके पूरा सेगमेंट आपका कवर हो जाए। तो इसका मतलब है कि जब प्रीलिम्स होगा उसके बाद मेंस में आपके सफल होने की संभावना पहले से ज़्यादा होगी, और यदि आपने इतना पढ़ा नहीं है मेंस के लिए तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। इन सब चीज़ों के साथ अगर सहज हों तो मेरी एक सलाह ये भी है, नंबर 4, कि महीने में कम से कम 2 निबंध लिखते रहिए। और यदि अभी आपको लगे कि निबंध लिखना उतना आसान नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो छोड़ दीजिए। निबंध का अभ्यास प्रीलिम्स के बाद जो 3 महीने हैं, यदि आप उसमें हर सप्ताह संडे के दिन या किसी एक दिन एक निबंध लिखते रहें तो 3 महीने का मोटा मोटा मतलब है कि 12 बार निबंध का अभ्यास हो जाएगा। 12 बार का अभ्यास उस समय काफ़ी है। वैसे तो मेरी सलाह ये रहती है कि कम से कम 50 निबंध लिखने का अभ्यास कर लेना चाहिए एग्ज़ाम तक, लेकिन तब भी अगर अभी दबाव ज़्यादा हो तो फिलहाल छोड़ दीजिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबसे ज़्यादा महत्व देना है वैकल्पिक विषय को, और जीएस में सबसे ज़्यादा महत्व देना है एथिक्स को। यदि ये दोनों तैयार हैं तो फिर मेंस के वो हिस्से जो प्रीलिम्स में नहीं हैं उन हिस्सों को प्राथमिकता दीजिए। विश्व इतिहास चाहे तो पढ़ लें, विश्व इतिहास से प्रश्न आमतौर पर एक आध ही आता है मेंस में, तो अभी उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा, लेकिन इन 3 हिस्सों को विशेष रूप से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चौथा जो प्रश्न मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने पूछा है वो ये है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। अब जो बचा हुआ समय है उसमें प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर जो उनके डाउट्स हैं, अब उन डाउट्स को देखते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें। और इसमें भी जनरल बात नहीं करेंगे, जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं उन बच्चों के, हम उन्हीं डाउट्स को लेकर बात कर लेते हैं। एक एक करके वो डाउट्स देखते हैं कौन से डाउट्स हैं उनके पास। एक सबसे रोचक डाउट तो ये है कि हम जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, हमने खूब पढ़ाई की है, लेकिन जब परीक्षा में या मॉक टेस्ट में बैठते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। तो आंसर क्यों गलत हो जाता है? और दूसरा वो कहते हैं कि हम सारा पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद एंड टाइम पर जब बात आती है वहाँ जाके भूल जाते हैं। ये जो दिक्कत है, प्रीलिम्स की असली दिक्कत यही है। और सच बात यह है कि प्रीलिम्स जो पेपर है वो पेपर दरअसल नॉलेज का नहीं है, या यूँ कहूँ कि नॉलेज का तो है, नॉलेज से ज़्यादा स्मार्टनेस का पेपर है। क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं, इतने मुश्किल कॉम्बिनेशन हैं कि अगर 4 में से एक भी स्टेटमेंट आपको ठीक से नहीं आ रही है तो मामला बिगड़ जाता है। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए संविधान में आपने कोई एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए भारतीय संसद के बारे में पढ़ा, सब कुछ ध्यान से पढ़ा, रिवाइज भी किया, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स बीच में होते हैं जहाँ से नज़र फिसल जाती है, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, कंपैरिजन्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और यूपीएससी के पेपर बनाने वाले तो बहुत समझदार लोग हैं, वो चुन चुन के वहाँ से सवाल उठाते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न का स्कोप सबसे ज़्यादा है। अब 4 कथन हैं, 3 आपको ठीक से आते हैं, एक कथन ऐसा फंस गया जहाँ से आप फिसल गए थे, हल्का सा ध्यान नहीं दे पाए थे, और उसी एक वाक्य की वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो गया, जबकि आप आंसर ठीक करने की स्थिति में एकदम थे। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि जिस तरीके से यूपीएससी पूछती है उस तरीके से ही तैयारी करें। और उस तरीके से तैयारी करने का मतलब ये होता है कि पहले जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आए हैं पहले, यदि आप उन क्वेश्चंस को ठीक से देख लें तो आप ये समझ जाएंगे कि पढ़ते हुए किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये बात समझ में आ जाएगी। और जब ये बात समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो आपका पढ़ाई का तरीका चेंज हो जाएगा,
आप स्पेसिफिक जो तथ्य हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनको नोट कर लेंगे, उनको बार बार रिवाइज कर लेंगे। और मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि जब आपकी तैयारी एक लेवल तक पहुंच जाए, उसके बाद असली बात होती है दो चीज़ें। एक होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास, प्रैक्टिस, और प्रश्न भी कैसे, जैसे आते हैं यूपीएससी में, उस लेवल के सवाल। और दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो असली दिक्कत आपके सामने आने वाली है कि कई क्वेश्चंस आते तो होंगे, लेकिन उनको करने में जितना टाइम आपको चाहिए होगा उतना टाइम मिलेगा नहीं वहाँ पर। और अंत में कई लोग तो बहुत उदास होकर निकलते हैं कि उनके मतलब 10-20 महत्वपूर्ण सवाल छूट गए, किसी किसी के 30-35 छूट जाते हैं 100 में से। ऐसे कैसे होगा फिर? इन दोनों का तरीका क्या है? जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, मैं आपको ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आपको मिले पुराने वर्षों के, आईएएस के, पीसीएस के, सीडीएस के, एनडीए के, एनडीए का तो खैर गया, सीडीएस का जैसे है, या और भी जो परीक्षाएं होती हैं, यूजीसी के, एक एक सब्जेक्ट में हज़ारों हज़ारों प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं यूपीएससी की, बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, हम भी करते हैं और लोग भी करते हैं। जहाँ जहाँ से मिले इकट्ठा कर लीजिए। मैंने जून 2019 में, पिछले साल, एक सेमिनार लिया था, यूट्यूब पे आप चाहे तो देखें, हिंदी माध्यम की चुनौतियाँ और समाधान नाम से था। प्रीलिम्स में ही अधिकांश मामला फंस जाता है, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और प्रीलिम्स में क्वालिफाई ना करने की कोई वजह ऐसी बताई नहीं जा सकती है। पढ़ाई तो कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट्स भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब विषय हैं जो कोई भी पढ़ सकता है। हमने ये पाया था कि सबसे बड़ी समस्या अभ्यास की है। तो मैंने उस सेमिनार में एक वायदा किया था कि हम अगले प्रीलिम्स से पहले कम से कम 10,000 प्रश्नों के अभ्यास की व्यवस्था बच्चों के लिए करवा देंगे, ताकि जो सीरियस बच्चे हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करें। और मेरा अपना अनुमान है कि उस अभ्यास के बाद उनकी संभावना बेहतर हो जाती है। तो हमने इस साल दिसंबर से एक पुस्तक श्रृंखला पब्लिश करनी शुरू की थी, उसका नाम है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। उसमें 6 किताबें हैं, अब 6 की 6 किताबें छप चुकी हैं। 3-4 दिन पहले ही 6ठी किताब छप के आई है। कुल 11,000 प्लस प्रश्न हैं। जैसे इतिहास है तो 2,000 से ऊपर प्रश्न है, भूगोल पर्यावरण है 2,500 प्रश्न है, पॉलिटी है तो 1,600-1,800 के आसपास प्रश्न उसमें हैं। और कौन से प्रश्न हैं? जो आज तक आईएएस, पीसीएस, एनडीए, यूपीएससी के जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं, सीएपीएफ है, प्रोविडेंट फंड का एग्ज़ाम है, यूजीसी का एग्ज़ाम है, उन सब में जितने जितने प्रश्न आए किसी सेगमेंट से, हमने सारे उठा लिए, टॉपिक वाइज कर दिए। यहाँ तक कि जो हमारी अपनी टेस्ट सीरीज हुआ करती थी पहले भी, उसके भी कुछ अच्छे सवाल हमें लगे, वो भी उसमें हमने डाल दिए। मेरा अपना विश्वास तो ये है कि यदि आप 10-11 हज़ार प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं तो कम से कम ऐसे 10 से 15 प्रश्न होंगे जो आपके वहाँ गलत हो सकते थे, पर सही इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपको ठीक वही पॉइंट मिल गया था क्वेश्चन में जहाँ गलती हो सकती थी। और ये सारे प्रश्न कैसे, इनका आंसर भी दिया होगा, साथ में इनकी व्याख्या भी इन पुस्तकों में है, ताकि आपको हर प्रश्न में ये समझ में आए कि इसका सही उत्तर कौन सा है, क्यों है, और कौन सा उत्तर गलत है और क्यों वो उत्तर नहीं चलना चाहिए था। तो यदि आपकी ज़रूरत है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये किताब, या अगर ऐसी कोई और किताब आपको मिल जाए उसको पढ़ लीजिए। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आखिरी 2-3 महीने में रिवीजन करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। एक चैप्टर उठाइए, उसके प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, जिन प्रश्नों में गलती हो रही है उन चीज़ों को किताब में जाके देख लीजिए। जिन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, एक क्विक बुक नाम की सीरीज आती है इसके साथ में, उससे पढ़ लीजिए, कम से कम टाइम में कर लेंगे, क्योंकि उसमें जिस क्रम में टॉपिक्स हैं उसी क्रम में इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपस में इंटरलिंक्ड पुस्तकें हैं, वो कर सकते हैं। और यदि आपने पहले पढ़ा होगा तो अपने नोट्स को बेस बनाइए, लेकिन चेक करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसको देखें। दूसरा, मेरी सलाह ये है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन तो संभव नहीं है, तो ऑनलाइन ही कोई ना कोई प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का असली पर्पस क्या है? जब आपने हज़ारों प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है तो अब पर्पस ये नहीं बचा कि आपको नए प्रश्नों का अभ्यास मिल जाएगा। यहाँ तक कि करंट अफेयर्स के लिए भी इसमें जो 6ठी किताब हमारी आई है वो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के बेस पर है। बजट भी उसमें कवर हो गया, भारत जो वार्षिक पुस्तक आती है भारत सरकार की, वो भी कवर हो गई है। तो हमने वो सब क्वेश्चंस भी इसमें कर लिए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज की ज़रूरत शायद नहीं है।
उसके बावजूद मॉक टेस्ट सीरीज में कहूँगा कि कम से कम कहीं से एक आध स्टैंडर्ड की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और वो ज्वाइन करने का असली पर्पज़ है टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम का जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करेंगे। 2 घंटे में कैसे आप 100 सवाल कर लेते हैं। 100 करना है, 90 करना है, 85 करना है, कितना करना है। 60 तो मत ही कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 70, 80, 85 सवाल करें, ताकि थोड़े बहुत गलत होने के बाद भी नेट स्कोर आपका इतना बच जाए कि प्रीलिम्स होने की संभावना बची रहे। इतना तो ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, पढ़ाई नहीं की थी, अब वो चाह रहे हैं कि न्यूनतम पढ़ के काम चलाएं, मेरी सलाह उनको भी ये है कि सीधे प्रश्नों के अभ्यास से पढ़ें। और हो सकता है कि 10, 11, 12 हज़ार प्रश्नों का अभ्यास करते करते वो स्थिति आ जाए कि बिना बहुत ज़्यादा पढ़े, थोड़ी सी बैकग्राउंड जो आपकी पहले से है वो तो है ही, उसी से प्रीलिम्स हो जाए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हर बार प्रीलिम्स निकालते हैं, इतनी भी दिक्कत नहीं आती उनको, क्योंकि उनको प्रीलिम्स की नब्ज़ पकड़ में आ गई है। और प्रीलिम्स की नब्ज़ पकड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है प्रश्नों का अभ्यास करना। तो मेरी स्पष्ट रिकमेंडेशन है कि उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा प्रश्न, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें में ये हो सकता है कि हम कौन से सेगमेंट्स पर विशेष रूप से ध्यान दें और कौन से सेगमेंट्स को थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। तो मैं एक हल्का सा संकेत 2 मिनट में आपको करके बता देता हूँ कि किस किस सेगमेंट से कितने प्रश्नों की उम्मीद आप कर सकते हैं। जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है, यदि मैं उसकी औसत निकाल लूँ तो इस समय आप मान के चलिए कि जो इकोनॉमी एक सेगमेंट है उससे लगभग 20 प्रश्न 100 में से आ जाएंगे। जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का सेगमेंट है, लगभग उससे भी 20 प्रश्न आ जाएंगे। फिर जो पॉलिटी का सेगमेंट है, पॉलिटी से लगभग 15 से 18 के बीच में प्रश्न आ जाएंगे। जो हिस्ट्री एंड कल्चर का सेगमेंट है, उससे भी 17-18 के आसपास प्रश्न आ जाएंगे। अगर ये 4 सेगमेंट्स हो गए, एक है साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी के सवाल भी आजकल प्रीलिम्स में थोड़े बहुत आने शुरू हो गए हैं, तो दोनों मिलाकर 10 से 15 के बीच में सवाल यहाँ से आ जाएंगे। जो ज्योग्राफी है, अगर उसको मैं एनवायरनमेंट से अलग कर लूँ तो आप मान के चलें कि 5 से 10 सवाल 7-8 के आसपास यहाँ से एनवायरनमेंट से ज़्यादा आते हैं। जिसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि यही प्रीलिम्स IFS यानी भारतीय वन सेवा का भी होता है। तो वन सेवा के नज़रिए से एनवायरनमेंट के सवाल पूछना ज़्यादा उपयुक्त है, शायद इसलिए ऐसा होता होगा। और उसके बाद बचा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के सवाल तो इन सब में शामिल होते ही हैं। यदि इन सबको छोड़ के देखें, करंट अफेयर जो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है वो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड 5 से 10 सवालों का है। जबकि एक बार तो ऐसा हुआ था कि करीब 40 सवाल आ गए थे करंट अफेयर्स से, 44 तक भी कहते हैं कि एक बार आ गए थे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है 5 से 10 का ट्रेंड है। अब इस हिसाब से अगर आपको मुझे बताना हो, देखिए अगर आपके साइंस की बैकग्राउंड है तो आप पहले से इतने प्रश्नों के फ़ायदे में चल रहे हैं। अगर आपकी साइंस की बैकग्राउंड नहीं है तो अगर हमें ये समझना हो कि किस विषय में कम मेहनत से ज़्यादा रिजल्ट निकलने की संभावना बनती है, तो मेरी सलाह है कि आप नंबर 1 पर रख सकते हैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी को, नंबर 2 पर रखिए पॉलिटी को, नंबर 3 पर रखिए इकोनॉमी को, नंबर 4 पर रखिए हिस्ट्री और कल्चर को। और इन सेगमेंट्स को, अगर साइंस आती है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो साइंस पढ़ के सवाल सही करना उतना आसान नहीं होता है नए बच्चे के लिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि नंबर 5 पर इसको रखिए, नंबर 6 पर, बल्कि 5 पे ज्योग्राफी को रख लीजिए, 6 पर रख लीजिए साइंस को, और करंट अफेयर्स को इन सब से अलग जो पढ़ना ही पढ़ना है, इसको मैं नंबर 7 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अंत में ही पढ़ते हैं, तो एकदम अंतिम हिस्से में इसको पढ़ लीजिए। इस क्रम में और इस अनुपात में यदि आप इन हिस्सों को पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी सबसे बेहतर हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। एक छोटी सी बात, कई बच्चों ने यह भी पूछी कि हम करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ें तो कब कब पढ़ें, और उसके लिए किस सोर्स का अध्ययन करें। ये 3-4 सवाल उनके इस संबंध में बार बार सामने आए हैं। तो एक सवाल तो आपका इस मामले में ये है कि हम कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ें, एक सवाल तो ये है। तो कब तक, ठीक। एक सवाल ये है कि सोर्स क्या लें उसके लिए, कहाँ कहाँ से पढ़ें उसके लिए, कौन से स्रोतों से पढ़ें, सोर्सेज उसके लिए क्या रखें।
तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे ये भी ध्यान रखने की जो दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी चिंताओं का भी ठीक से समाधान कर दूं और जो बाकी लोग हैं उनका भी समाधान जो हो सकता है वो भी कर दूं। अगर अक्टूबर में प्रीलिम्स होता तो आप मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का लगभग सारा हिस्सा जुलाई तक पूरा हो जाएगा। तो यदि आपने 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ लिए हैं तो आप मान के चलिए कि अगर 10 सवाल आएंगे तो 9 आपकी रेंज में रहेंगे। यूपीएससी थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट देने के लिए एक आध सवाल पूछ लेती है तुरंत का, जो अगस्त का हो सकता है और हो सकता है कि 2, 3, 4 सितंबर तक का भी हो। तो अगस्त या अर्ली सितंबर का मतलब 1-2 सितंबर के आसपास तक का, क्योंकि फिर तो पेपर छप ही जाता है। एक आध सवाल अगस्त सितंबर का एक आध सवाल इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहे, ये भय रहे कि कोई भी सवाल कहीं से भी आ सकता है और तुरंत के सवाल भी आ सकते हैं। तो उस अगस्त सितंबर का एक आध सवाल पूरा करने के चक्कर में आप जो टाइम वेस्ट करेंगे वो टाइम बहुत ज़्यादा हाथ से निकल जाएगा। बेहतर ये है कि 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स आप ठीक से देख लें, उससे आपका काम फिलहाल चल जाएगा, उससे ज़्यादा के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज क्या पढ़ें? सोर्सेज इसके भी बहुत सारे हैं, कोई एक चुन लीजिए, उससे काम चलेगा आपका। अगर आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं और दृष्टि में करंट अफेयर्स की क्लासेस करते रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उन क्लासेस से ही काम चलाएं, तो जो प्रीलिम्स की क्लासेस हमारी होती हैं हर साल प्रीलिम्स से पहले करंट अफेयर्स की, वो तो होंगी ही होंगी। इस बार बस ये कि ऑनलाइन मिलेंगी, हम जल्दी ही डेट अनाउंस कर देंगे कब से आपको मिलेंगे, तो आप उन क्लासेस को पढ़िए, उससे काम चलाइए। पर ये अनिवार्य नहीं है कि आप उसके माध्यम से ही पढ़ें, वो एक अच्छा ऑप्शन है। जिनको उसकी आदत है वो उससे पढ़ें, जिनको उसकी आदत नहीं है उसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि जो मैंने आपसे कहा कि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें आई हैं, उसकी जो बुक नंबर 6 है उसमें मेरे ख्याल से 1000-1500 प्रश्न हैं पिछले एक साल की करंट अफेयर्स के, और उन सबकी व्याख्याएं हैं। आप केवल उन प्रश्नों को पढ़ के, व्याख्याओं को पढ़ के, मेरा ख्याल है करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स का काम, मेंस का तो काम नहीं चलेगा, मेंस में तो क्लास का बहुत महत्व होगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काम चलाना बहुत मुश्किल शायद उससे नहीं होगा। अगर आप दृष्टि की वेबसाइट पढ़ने के आदी हैं और वेबसाइट पर रोज़ चीज़ें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, मेरा विश्वास है कि 10 में से कम 7 या 8 सवाल वेबसाइट के रेगुलर अपडेट्स को पढ़ते पढ़ते भी कवर हो जाएंगे, स्पेशली जो उसमें रोज़ 5 अभ्यास प्रश्न आते हैं। और अभी प्रीलिम्स के लिए 60 दिन का एक खास प्रोग्राम वेबसाइट पर चल रहा है, अगर आप उन 60 दिन के प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो प्रीलिम्स में आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। तो मेरी सलाह ये भी है, जो वेबसाइट के हैबिचुअल हैं दृष्टि वेबसाइट के, उनको मेरी राय है कि वेबसाइट से ही पढ़ें और उससे काम चलाएं, और बहुत सोर्सेस की ज़रूरत उनको नहीं है, उससे काम चल जाएगा। इसी प्रकार से जो एक हमारी मैगज़ीन है, और मैगज़ीन में एक हिस्सा आता है जो हिस्सा होता है करंट अफेयर्स का। यदि आपने साल भर वो मैगज़ीन पढ़ी है तो उन सबको एक साथ पढ़ना, या अगर एक साथ ना पढ़ना चाहें तो उन सब के बेस पर एक किताब हम लोग छापते हैं हर साल, वार्षिकी, जो इस साल की आ चुकी है। हाँ, वार्षिकी में जुलाई तक का नहीं मिलेगा, लगभग मेरे ख्याल से उसमें फरवरी-मार्च तक का हिस्सा होगा। तो वार्षिकी को ठीक से पढ़ने के बाद अब अगले 2-3 महीने की मैगज़ीन को अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपको मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ है, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आप कौन से तरीके से पढ़ें, इनमें से किसी एक तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ तक कि अगर आप YouTube चैनल से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ऐसे हज़ारों बच्चों को जानता हूँ जो करंट अफेयर्स के YouTube चैनल को बेस बनाते हैं हमारे, और YouTube चैनल पे हम रोज़ ऐसे 3-4 प्रोग्राम डालते हैं जिनको यदि कोई लगातार देखता रहे तो उसका करंट अफेयर्स लगभग तैयार हो सकता है। तो मेरी सलाह ये है, इनमें से किसी एक सोर्स को बेस बना लीजिए, बहुत परेशान मत होइए, किसी एक सोर्स को बेस बनाइए। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, कोई भी सोर्स बेस बनाएं, प्रश्नों के अभ्यास के लिए इस वाली किताब के जो 1500 या 1200 प्रश्न हैं उनका एक बार अभ्यास कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उसके बियॉन्ड आपका एक भी सवाल हाथ से निकलेगा। 10 में से अगर 9 आपके सवाल ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत सुरक्षित स्थिति में हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं। एक अंतिम सवाल आज की इस डिस्कशन का ये है, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा है कि भाई हमको IAS का प्रीलिम्स भी देना है और हमको यूपी का प्रीलिम्स भी देना है, तो क्या ये दोनों प्रीलिम्स एक साथ हो सकते हैं या हम किसी एक को छोड़ दें? इसमें सही अप्रोच क्या होगी?
मैं इसमें आपसे ये कहूँगा कि देखिए 2018 से पहले की बात अलग थी। उस समय क्या होता था कि उस समय एकदम अलग ट्रेंड था, सिलेबस भी अलग था, ट्रेंड भी अलग था। 2018 के पाठ्यक्रम के बदलाव से, 18 में पाठ्यक्रम कहाँ बदला था? यूपी में बदला था। और यूपी के आयोग ने पाठ्यक्रम लगभग पूरा यूपीएससी जैसा कर दिया। उसमें केवल उत्तर प्रदेश के कुछ टॉपिक साथ में जोड़ दिए। कुछ पेपर्स तो एकदम हूबहू वैसे हैं, जैसे पेपर 4 इथिक्स मेंस का ठीक वैसा है। कुछ पेपर्स में हल्का फुल्का चेंज किया है, ऐसी प्रीलिम्स में है। सबसे रोचक बात यह रही कि जब प्रीलिम्स हुआ नए पैटर्न पे, न केवल सिलेबस सेम हुआ बल्कि पैटर्न, जो कि पहले एकदम अलग किस्म का था। पहले का पैटर्न ये था कि यूपीएससी निकालना है तो कंसेप्ट पे जोर दो, और यदि आपको पीसीएस का एग्जाम निकालना है तो आपका जोर होना चाहिए तथ्यों पर और कुछ पुराने प्रश्नों पर। 10 साल का यूपी का पुराना पेपर देख के 11वें साल का अपने आप हो जाता था, ऐसा ट्रेंड था। लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं है। अब का पैटर्न एकदम यूपीएससी जैसा है। तो पहली बात, अब का पैटर्न यूपीएससी जैसा है, इसका मतलब है कि आप यूपीएससी की तैयारी करके स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स भी साथ में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस उसमें करना क्या है कि उसके अलावा 2-3 चीज़ों पर जोर देना है। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं? एक तो जोर देना है कि जो करंट अफेयर्स हैं यूपी स्पेशल, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि 2-4-5 सवाल वहाँ से विशेष रूप से पूछ लिए जाएं। पूछते भी हैं, ऐसा ट्रेंड दिखाई पड़ता है, ये सही बात भी है। दूसरा, जो जनरल साइंस का हिस्सा है वो यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा उसकी वेटेज है, तो उसमें थोड़ा सा विशेष रूप से देख लीजिए। और एक सेगमेंट वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज वाला है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में 1-2 प्रश्न ऐसे आपको मिल सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक प्रसंगों से जुड़े हों। भाई, भारत के इतिहास का एक ठीक ठाक हिस्सा उत्तर प्रदेश के इतिहास से जुड़ता ही जुड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक प्रसंगों में से 2-4 प्रश्न ज़्यादा अनुपात में वहाँ आ जाएँ, इससे संभावना बनती है। तो मेरा ख्याल है कि उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल है कि प्रीलिम्स को लेकर आपकी जो दुविधाएं रही होंगी बहुत सारी, वो लगभग सारी दुविधाएं यहाँ सॉल्व हो गई होंगी। एक चलते चलते अंतिम बात सीसेट की है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम सीसेट के लिए पढ़ें या सीसेट पे बिल्कुल ध्यान ना दें, तो मैं इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आपको बता देता हूँ कि सीसेट में यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग कुछ भी ठीक है इनमें से, देखिए चलिए 2 मिनट में समझ लेते हैं कि सीसेट को लेकर हम क्या अप्रोच अपनी रख सकते हैं। देखिए, सीसेट में 80 सवाल आते हैं और आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। उसमें आपको ना ज़्यादा विद्वान बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। 1/3 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं, और 1/3 का मतलब कितना होता है, यदि आप 27 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। कितना आसान है, 80 में से केवल 27 क्वेश्चन करने हैं। और यदि मैं आपको साथ में ये बताऊं कि इसमें एक हिस्सा है मैथ्स, एक हिस्सा है रीजनिंग, एक है कॉम्प्रीहेंशन, केवल 3 मान लेते हैं फिलहाल हम। मैं डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी को मैथ्स में रख रहा हूँ। मैं रीजनिंग के सारे हिस्से, क्रिटिकल, एनालिटिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, सबको रीजनिंग में रख रहा हूँ। और जो कॉम्प्रीहेंशन है वो तो कॉम्प्रीहेंशन है ही। मान के चलिए कॉम्प्रीहेंशन से 30 सवाल आएंगे। रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ा चेंज होता रहा, लेकिन अब मोटा मोटा मान के चलिए कि 30 सवाल रीजनिंग से, 20 सवाल मैथ से, या 30 मैथ से, 20 रीजनिंग से और 30 कॉम्प्रीहेंशन से। मोटा मोटा खेल इसके आसपास ही रहता है। कॉम्प्रीहेंशन ऐसा माना जाता है कि सबसे आसान है, लेकिन ये होता सबसे मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। एक बड़े से पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अगर उस पर एक ही सवाल पूछा गया हो तो 3-4 पैरा पढ़ते पढ़ते ना दिमाग का धुआं निकलने लगता है, मुश्किल हो जाता है। यदि आपका मैथ्स अच्छा है और यदि आप रीजनिंग का थोड़ा सा अभ्यास कर लें तो आपका सीसेट हो गया। जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है उनके लिए मेरी सलाह ये है कि रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन का अभ्यास ठीक से करते रहें। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका मैथ्स कमज़ोर है। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो इस बात का खतरा ठीक ठाक है कि प्रीलिम्स में, जीएस में आप क्वालिफाई हो भी जाए तो सीसेट आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन रोक दे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं 1-2 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आईपीएस होने के बाद, आईआरएस बनने के बाद अगली बार में सीसेट में फेल हो गए थे। और फेल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि क्षमताएं कम थी,
हल्के में ले लिया था, इसलिए फेल हो गए थे। तो सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, उसकी जो महत्ता है, उसका जो महत्व है, उसको ध्यान रखना है। तो सीसेट का पेपर का अभ्यास, एक आध पेपर हफ्ते में एक बार करते रहिए। ऐसी किताबें बाज़ार में मिलती हैं बहुत सारी, दृष्टि की भी हैं और भी किताबें आती होंगी, जो भी आपको अच्छी लगे। सीसेट प्रैक्टिस पेपर्स नाम से जो भी किताब मिल जाए ऐसी, उससे हर सप्ताह एक आध पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आपको पता है कि मैथ्स नहीं होना आपसे, तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ताकि 27 प्रश्न आपके ठीक से पूरे हो जाएं। तो आज के सेशन में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आज के सेशन का उद्देश्य केवल उस धुंध को हटाना है जो प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में बैठी हुई है। इसको आप ठीक से समझ लीजिए। सेंटर चेंज करना है तो जल्दी से सेंटर चेंज कर लीजिए, और फिर मैं किसी एकेडमिक विषय पर, पाठ्यक्रम के विषय पर बात करने के लिए जल्दी आपके सामने फिर से आऊँगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और प्रीलिम्स को इस बार निकालना ही निकालना है, मेंस भी, इंटरव्यू भी, और 2021 में आईएएस बन के जाइए, ताकि देश जब भी संकट में आए तो देश को संकट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो। आपको ये गरिमा का एहसास हो कि जब देश खतरे में था तो मैंने उसको बाहर निकाला। मैं घर में छुप के नहीं बैठा हुआ था, मैं तो देश के लोगों को बचाने के लिए घर के बाहर था, फील्ड में था, और मेरे प्रयासों से कई हज़ारों जिंदगियां बच गईं। आईएएस बनने का असली मज़ा यही है कि आप हज़ारों लाखों जिंदगियों को बचा सकते हैं, हज़ारों लाखों व्यक्तियों का जीवन बेहतर कर सकते हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। ये जो संतोष है, ये संतोष शायद किसी और सेवा में नहीं है जितना सिविल सेवाओं में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।